नमस्कार, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेशन। और स्टडी रिलेशन पर करंट अफेयर से लेके हम हर रोज़ करंट अफेयर लेके आते हैं। बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो हम लेके आते हैं। आज लेके आए रीट का एग्ज़ाम, बहुत ही नज़दीक आने वाला है। रीट का एग्ज़ाम 26 सितंबर 2021 को प्रस्तावित है। 2021 में 2 बार इस डेट को एक्सटेंड किया गया। कोरोना आ चुका था, कोरोना के कारण डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था। लेकिन जो रीट की नई तारीख आई थी वो थी 26 सितंबर। 26 सितंबर बहुत नज़दीक आने वाली है। आज से कम 40-45 दिन शेष बचे हैं। और इसमें जो 150 सवाल आते हैं उसमें से 30 सवाल साइकोलॉजी के आते हैं। साइकोलॉजी में भी अलग अलग पार्ट्स है कि कौन से अध्याय से कितने सवाल आएंगे। एक साइकोलॉजी में पार्ट लगता है, एक अध्याय लगता है एनसीएफ 2005। और एनसीएफ 2005 से 1-2-3 सवाल तो हमेशा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जैसे सीटेट हो, जो भी ये जो टीचर की जो भी होती है साइकोलॉजी जिसमें होता है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट जिस किसी भी एग्ज़ाम में होता है उसमें ये सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं रीट सीटेट एग्ज़ाम के लिए। ये सबसे ज़्यादा जो मैं लेके आया इम्पोर्टेंट है रीट एग्ज़ाम के लिए। अभी 1.5 महीने बाद रीट का एग्ज़ाम है और रीट के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप एक एक सवाल को देखिए, इसमें से एक भी सवाल बाहर नहीं जा सकता। ये बाल विकास जो सीडीपी है ना, एनसीएफ 2005 को हम लेके आए, आप देख सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और ये टेस्ट सीरीज फर्स्ट है। हम हर रोज़ एक अलग अलग टॉपिक पे लेके आएंगे, करंट अफेयर भी साथ में लेके आएंगे, लेकिन जो साइकोलॉजी के पार्ट्स हैं उनको भी हम हल करेंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं। जो साइकोलॉजी का पार्ट है, जो सवाल है, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उनको एनसीएफ के जितने भी सवाल बन रहे हैं उनको हम पूरा डाउटफुल जो है डाउट है उनको क्लियर करेंगे। और क्लियर करने के बाद जो भी आपकी समस्या है, जो भी किसी में भी आपको प्रश्न कुछ गलत लगता है, मेरा उत्तर गलत है, मेरे समझाने का तरीका गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं पहले सवाल की ओर। विद्यालय शिक्षा का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? जो विद्यालय शिक्षा है इसका नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? तो ये एनसीएफ 2005, इसका जो भी विद्यालय शिक्षा है इसका नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसमें पूरा कि किस तरह की शिक्षा देनी है, कब देनी है, किस क्लास में क्या पढ़ाना है, वो इसमें पूरा दे रखा है। एनसीएफ 2005 का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसको हम आगे समझेंगे। दूसरा सवाल है एनसीएफ 2005 की शुरुआत किसके निबंध से होती है? जो एनसीएफ 2005 की शुरुआत होती है, जो इसके अध्याय हैं, जो इसका पार्ट है, उसमें जो शुरुआत होती है वो किसके निबंध से होती है? वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के एक निबंध से इसकी शुरुआत होती है। एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? हमने पहले तो पढ़ा था कि किसके निबंध से होती है, तो उसका आंसर था रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन उस निबंध का नाम क्या है? उस निबंध का नाम है सभ्यता व प्रगति, जो शीर्षक है उससे इसकी शुरुआत होती है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है वो देख लेते हैं। सृजनात्मकता का उद्गार आनंद बचपन की कुंजी है और नासमझ व्यस्त लिखना था, व्यस्त लिखा है। व्यस्त संसार द्वारा उनकी विकृति का खतरा है। बच्चों को सही ज्ञान सही रूप में प्रदान करने का तरीका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से संबंधित है कि बच्चे को किस तरह का ज्ञान देना है, बच्चे को किस तरह पढ़ाना है, उनको क्या समझाना है, वो इसमें पूरा लिखा हुआ है। शिक्षक के क्या क्या कार्य है, किस तरह के उन पे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, वो सब इसमें लिखा हुआ है। आगे हम समझेंगे। आप पूरा इसका पीडीएफ गवर्नमेंट की साइट से डाउनलोड करके पढ़ेंगे। बहुत सारे पेज है उसमें, तो आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या है। लेकिन हमें रीट का एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, जो इंपॉर्टेंट सवाल है उन पर ही ध्यान देना है। किसकी अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया था? इसके अध्यक्ष कौन थे? एनसीएफ 2005 का निर्माण प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया था। ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? जो मेन इसका फॉर्मूला है, जो सूत्र है वो क्या है एनसीएफ 2005 का? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लर्निंग विदाउट बर्डन, इसको आप हिंदी में क्या लेंगे? बिना बोझ के अधिगम, बिना भार के अधिगम। ठीक है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम, कि आपको किसी भी तरह का बोझ नहीं लेना है। ये विचार सन 1993 में आया। एनसीएफ 2005 प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व वाली एक राष्ट्रीय संचालन समिति ने 21 राष्ट्रीय फोकस के समूह का गठन किया था। इसमें उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के
सदस्य और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि ने भी, विद्यालय के अध्यापक आदि ने इसमें भाग लिया था। इसमें किस किसने भाग लिया था? ये 21 राष्ट्रीय फोकस के समूहों का गठन किया गया था प्रोफेशनल यशपाल के नेतृत्व में। और इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अध्यक्ष सदस्य, गैर सरकारी संगठन के उनके भी प्रतिनिधि को शामिल किया गया था, और जो विद्यालय थे उनके अध्यापकों को भी शामिल किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम या अधिगम बिना भार के। आप इसको कुछ भी हिंदी में लिख सकते हैं, आपके अंदर उसमें हिंदी में भी लिखा हुआ आएगा। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया? किस मंत्रालय ने इसकी पहल की थी? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसने एनसीएफ 2005 को तैयार करने के लिए पहल की थी। एनसीएफ 2005 के मुख्य सिद्धांत कौन से? जब आप देखते हैं कि कोई भी दस्तावेज बनता है तो हर एक दस्तावेज का एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है कि मेरे कुछ न कुछ मुख्य सिद्धांत हो कि हम इसको किस लिए बना रहे हैं, इसका भविष्य में क्या होगा, ये किस तरह काम करेगा। तो इसके 5 मुख्य सिद्धांत थे। वो कौन कौन से थे? एक तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ज्ञान केवल स्कूल तक सीमित नहीं रहना चाहिए, स्कूल के बाहर क्या है वो भी इसके साथ जुड़ना चाहिए। तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा था यहाँ पे, सॉरी 6 मुखी गलत टाइप हो गया है, 6 मुखी ऐसे लिखा जाता है, मैं आपको वापस बता रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। 6 मुखी, ठीक है। 6 मुखी विकास पर ध्यान देना, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित रह जाना। सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर जब बच्चा स्थिर रहता है तो वो कुछ नहीं सीख पाता। 6 मुखी विकास होना चाहिए, चारों तरफ से उसका हर प्रकार का, किसी भी प्रकार का सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं रहना चाहिए कि आप उसको सिर्फ किताबों का ज्ञान दें। सिर्फ किताबों के ज्ञान देने से बच्चे का विकास नहीं होता, बच्चे का विकास 6 मुखी विकास होना चाहिए। तीसरा था रटन प्रणाली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आजकल के बच्चे रट के प्रश्न लाते हैं, जो उत्तर लाते हैं, जो भी नंबर मार्क्स लाते हैं कि मेरे इतने परसेंटेज बन गए, तो रटन विद्या, इसको एनसीएफ 2005 का मुख्य टारगेट था कि रटन प्रणाली से मुक्त करना है। बिल्कुल रटने नहीं देना है, रटन प्रणाली इसमें नहीं होनी चाहिए, रटन प्रणाली से बच्चों को मुक्त करना है। चौथा था परीक्षा को लचीला बनाना, और 5वां था बच्चों को ऐसे नागरिक बनाना जिनकी देश के राष्ट्रीय मूल्यों में आस्था हो, बच्चों में देशभक्ति पैदा हो, देश के राष्ट्रीय मूल्यों में उनकी हमेशा आस्था रहे। तो अगला सवाल है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब विचार हुआ था? ये विचार कब आया था? तो ये 1993 ईस्वी में आया था, सन 1993 में। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया है? जो किन शिक्षण सूत्रों को? तो वो है ज्ञात से ज्ञात की ओर, कि जिसका जो आपको ज्ञात है उससे आपको अज्ञात की ओर जाना है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है। अगला सवाल है, एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला क्या है? तो एनसीएफ 2005 का जो भाषा फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा त्रिभाषाई सूत्र। तो ये त्रिभाषा फॉर्मूला एनसीएफ 2005 का, एनसीएफ 2005 में त्रिभाषा सूत्रों को जगह दी गई है। जैसे त्रिभाषा कैसे? ये माना कि 3 भाषाएं, ठीक है। तो प्रथम तो आपकी राष्ट्रीय भाषा हुई हिंदी, जो राजभाषा के रूप में है। या राज्य की भाषा, प्रथम भाषा आप किसी को भी ले सकते हैं, या तो आप अपने स्थानीय भाषा को प्रथम भाषा समझे। कुल मिला के आपको 3 भाषाओं को ज्ञान होना चाहिए। जैसे प्रथम हिंदी हो गई, जो राष्ट्रीय भाषा या राज्य की भाषा है। प्रत्येक राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। भारत में संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। द्वितीय भाषा है वो अंग्रेजी हो, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, आपको अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। और तृतीय भाषा स्थानीय भाषा, जैसे जो 22 भाषाएं हैं, पंजाबी है, संस्कृति है, तमिल है, जो भी स्टेट में बोली जाती है जिसको मान्यता प्राप्त है। तो ये त्रिभाषाई सूत्र है। एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? हमने शुरुआत में पढ़ा था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ। एन का हो गया नेशनल, सी का होगा करिकुलम और एफ का हो गया फ्रेमवर्क। हिंदी में पढ़े तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया था? इसमें कहा गया था कि कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की ऐच्छिक हो, या विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षाओं का संचालन हो। तो ये बी और सी दोनों गलत है। इसमें कहा गया था कि कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, इच्छा हो तो दे वरना ना दे।
निम्न में कौन पाठ्यचर्या 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर उपलब्ध करवाना, यहाँ पे भी गलत टाइप हुआ है। दूसरा, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, या पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना। तो आपने पहले हमने पढ़ा था कि ये तीनों तो थे, लेकिन अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना कोई ज़रूरी नहीं है। एनसीएफ 2005 नहीं कहता कि बच्चे को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, तो ये इसमें गलत है। एनसीएफ 2005 में किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित किया गया है? किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली होनी चाहिए? तो एनसीएफ 2005 कहता है कि जो शिक्षण प्रणाली है वो समावेशी होनी चाहिए, कि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, उसको समावेश बना के दिया जाए। एक ही विद्यालय में सभी बच्चों को पढ़ाया जाए, और जो भी अलग अलग प्रकार के, जो अलग अलग बुद्धि के लड़के हैं, उनको भी एक साथ पढ़ाया जाए। मतलब जो भी है समावेशी होना चाहिए। करिकुलम किस भाषा का शब्द है? तो करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्यूरे से हुई है। ये ध्यान दीजिए, क्यूरे से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम बालक के लिए दौड़ के मैदान के समान है, क्योंकि जिस प्रकार खेलकूद में आपने देखा होगा, बालक खेल का मैदान जल्दी से जल्दी करके पार करके दौड़ जीत सकता है, कि ये मैदान है और यहाँ से बच्चा भागता है, तो जल्दी यदि इस मैदान को जल्द समाप्त कर दे, जो जल्दी समाप्त करेगा वो खेल, जो दौड़ है वो जीत जाएगा। ठीक उसी प्रकार पाठ्यक्रम रूपी मैदान को पार करके वह शिक्षा रूपी दौड़ को जीत सकता है। यशपाल समिति जो इसकी थी, प्रोफेसर यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 38 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया गया है? बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है, और समावेशी शिक्षा पर भी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हमारी राजभाषा हिंदी है? अनुच्छेद आर्टिकल 343 क या फर्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें हमारी राजभाषा हिंदी है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? बच्चों का आकलन कैसे करेंगे? आप सिर्फ मात्र परीक्षा से नहीं कर सकते। जो उनकी दैनिक गतिविधियां हैं उनका आप निरीक्षण करेंगे कि बच्चा क्या कर रहा है, किस पर ध्यान दे रहा है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार उनकी जो दैनिक गतिविधियां हैं वही बच्चों का आकलन का सही तरीका है। अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो रीट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एनसीएफ 2005 को लेकर। यदि एक दो जो भी 10-15 प्रश्न और यदि पीछे बचते हैं तो हम दूसरी टेस्ट सीरीज दूसरा वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि समानता के सिद्धांत के अनुसार सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाए। ये कौन कहता है? ये एनसीएफ 2005 कहता है कि समानता के ये एनसीएफ 2005 कोई व्यक्ति नहीं है। एनसीएफ 2005 एक दस्तावेज है, एक हमारा दस्तावेज बना हुआ है कि शिक्षा किस प्रकार देनी है। उसमें कहा गया है कि समानता के सिद्धांत के अनुसार सभी बच्चों को, समानता का सिद्धांत है उसमें सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाए, समावेशी शिक्षा दी जाए। दूसरा है अंग्रेजी वैश्विक भाषा का दूसरी भाषा के रूप में इसका शिक्षण होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी को आप प्रथम भाषा के रूप में रखें। वैश्विक भाषाएं, आप किसी भी देश में जाते तो अंग्रेजी का थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है, जिससे हमें भी सहूलियत हो और किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो वैश्विक भाषा के रूप में इसे दूसरी भाषा के रूप में इसका शिक्षण होना चाहिए। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना भाषा के 4 मुख्य अवयव है, LSRW, जो आपने पढ़ा होगा शिक्षण विद्या में भी। और अंतिम है सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य सामाजिक लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना होना चाहिए। जो सामाजिक विज्ञान जो हमारा सब्जेक्ट है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सामाजिक व लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो। बच्चे के अंदर मात्र पाठ्य पुस्तक पर वो केंद्रित ना रहे, वो सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को समझे और उसका विकास हो। तो ये मुख्य सवाल थे जो हमने हल किए। रीट के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे। इसमें से यदि 1-2 भी सवाल आ जाते हैं तो बहुत वक्त रखते हैं नंबर, क्योंकि 30 नंबर का साइकोलॉजी का पेपर होता है और उसमें से एनसीएफ के 1-2 नंबर आ जाए तो मेरिट में ऊंचा नीचा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये बाल विकास पर हमने एनसीएफ 2005 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, वो हमने हल किए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और यदि एनसीएफ 2005 के कोई भी सवाल बचते हैं तो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, और अगले वीडियो में हम आकलन और मापन जो है उसकी टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, और एक एक करके हम जितने भी हमारे टॉपिक्स है उस पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।